दोस्तों, भारतीय नौसेना आज जिस मुकाम पर खड़ी है, वहाँ तक पहुँचने के पीछे सिर्फ जहाज या हथियार नहीं, बल्कि एक लंबा विज़न है। आज हम आपको बताएँगे कि किस तरह भारत आने वाले 15 सालों के लिए एक डिफेंस रोड मैप बना रहा है और उसमें सबसे अहम जो कड़ी है, वो है आपका तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। इसका नाम रखा गया है आईएनएस विशाल। लेकिन उससे पहले एक झलक डालते हैं उन बड़े-बड़े रक्षा सौदों पर जिन्होंने भारतीय नौसेना की तस्वीर ही बदल दी है। भारत और फ्रांस के बीच अभी हुआ है राफेल एम डील समझौता, जो नौसेना के लिए एक मील का पत्थर है। राफेल एम को खासतौर पर कैरियर आधारित ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। ये मरीन्स आप इसे कह सकते हैं, यानी ये वैसे विमान हैं जो आसानी से विक्रांत और आईएनएस विशाल जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर सकते हैं। इसके अलावा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स जो भारत ने अमेरिका के से खरीदे हैं, ने भी नौसेना की ताकत बढ़ाई है और यह हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी पनडुब्बी रोधी युद्ध में बहुत ही असरदार होते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा नज़र डालते हैं सबमरीन डील्स पर। भारत के पास पहले से ही स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं, जिनमें प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। लेकिन अब प्रोजेक्ट 75I यानी अगली पीढ़ी की पनडुब्बियों का इंतजार कर रही है। इनमें AIP टेक्नोलॉजी होगी, जिससे वे हफ्तों तक पानी के नीचे रह पाएंगी। यही तकनीक भारत और चीन के बीच अंडर वाटर युद्ध संतुलन को बदल सकती है। वरुण शस्त्र, टोरपीडो, वाटर जेट क्राफ्ट, स्टेल्थ फ्रिगेट्स, सबमरीन रेस्क्यू वेसल्स, इन सब के साथ भारत धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां उसे ब्लू वाटर नेवी कहा जा सकता है। ब्लू वाटर नेवी का मतलब है एक ऐसी नौसेना जो सिर्फ तट रक्षा नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर ऑपरेशन कर सकती है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े हिस्से पर, जिसका नाम है आईएनएस विशाल। दोस्तों, भारत के पास अभी तो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। साथ ही एक और एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि आईएनएस विशाल है, ये आने वाले समय में भारत के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। अभी अगर हम विक्रांत की बात करते हैं जो पूरी तरह से भारत में बना हुआ है और इसे लगभग 23,000 करोड़ रुपए बनने में लगे, लेकिन आईएनएस विशाल इससे भी बड़ा और शक्तिशाली और तकनीकी रूप से उन्नत होने वाला है। आईएनएस विशाल को न्यूक्लियर पावर्ड बनाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये महीनों तक ईंधन भरने की जरूरत इसको नहीं पड़ेगी। इससे भारत लंबे समय तक समुद्र में अपनी मौजूदगी कायम रख सकेगा। इसका आकार करीब 65,000 टन से भी ज़्यादा हो सकता है। इसमें ईमेल्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम लगेगा, जिससे फाइटर जेट्स कम रनवे में ज़्यादा स्पीड से उड़ान भर पाएंगे। यह वह तकनीक है जो अमेरिका के जनरल एयरफोर्स क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर में लगाई गई है। आईएनएस विशाल पर भारत अपने खुद के फाइटर जेट TDBF यानी ट्विन इंजन डैक बेस्ड फाइटर जेट तैनात करना चाहता है। इसके अलावा राफेल एम जो अभी फ्रांस से डील हुई है और FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसे विमानों का इस्तेमाल इस पर हो सकता है। इसके साथ ही UCAV यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। इसके रडार और सेंसर्स इतने एडवांस होंगे कि यह जहाज सैकड़ों किलोमीटर तक दुश्मन की गतिविधियों को पकड़ सकेगा। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगाए जा सकते हैं, जिससे यह कैरियर खुद को और अपने आसपास के बेड़े को बचा सकेगा। दोस्तों, एक और ख़ास बात यहाँ पर है कि भारत इस अभी एयरक्राफ्ट कैरियर को सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं रखना चाहता है। आईएनएस विशाल के जरिए भारत पैसिफिक ओशियन और साउथ चाइना सी जैसे इलाकों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है। यही वह वजह है कि चीन इस प्रोजेक्ट पर नज़र रख रहा है। सवाल यह है कि भारत को तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है। देखिए, जब आपके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं तो एक हमेशा मेंटेनेंस में रहता है, यानी कि आपके पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर बचता है। लेकिन भारत जैसे बड़े देश के लिए सिर्फ एक कैरियर प्राप्त नहीं हो सकता है। आईएनएस विशाल आने के बाद भारत के पास 2 सक्रिय कैरियर होंगे और तीसरा कभी भी बैकअप के तौर पर मौजूद रहेगा। यह रणनीति चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत को संतुलित करने के लिए बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने साफ कहा है कि अगले 15 सालों का डिफेंस रोड मैप सिर्फ लैंड या एयरफोर्स तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इंडियन नेवी को भी एक सुपर पावर बनाने पर फोकस किया जा रहा है। तो दोस्तों, आईएनएस विशाल सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, ये भारत का वो कदम है जिससे साफ हो जाता है कि आने वाले दशकों में भारत हिंद महासागर का सबसे बड़ा खिलाड़ी होगा। और याद रखिए, समुद्र पर जिस तरह का नियंत्रण होता है, जिस देश का नियंत्रण होता है, वही देश ग्लोबल पावर कहलाता है। आपको ये जानकर कैसा लगा? मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा।
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।